नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शावल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता स्वरूप, इसके अंदर अनुवाद और वैश्वीकरण, राष्ट्र एवं विश्व विकास में अनुवाद का योगदान, अभ्यास 2, सप्ताह 10, व्याख्यान 48। इसके अंतर्गत वैश्विक अर्थव्यवस्था और अनुवाद को हम समझेंगे। वर्तमान सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। डेविड हार्वे के अनुसार विकसित देशों में लंबे समय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की लागत और समय को कम करना तकनीकी नवचरणों के केंद्र में रहा। तो जहाज़ों, ट्रेनों, सड़कों, विमानों और जेट परिवहनों जैसे परिवहन प्रणालियों ने वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को सरल बना, जिससे दूरियां कम हुई हैं। विभिन्न भौतिक बाधाओं को दूर कर तत्काल सूचना के आधार पर कार्य करने वाले टेलीग्राफ, रेडियो, दूरसंचार, इंटरनेट जैसे आईटी प्रणालियों का विस्तार स्थान क्षेत्र के भौतिकीकरण की भावना को जन्म देता है। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय लेन देन वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं और आर्थिक गतिविधियां अब वित्त और अन्य संस्थाओं के समन्वय द्वारा तुरंत की जा सकती है। तो एक तो विकसित देशों में लंबे समय एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की लागत और समय को कम करना एक प्रमुख बिंदु है। अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्न है। 20वीं सदी आरंभ वर्ष में विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से अमेरिका ने कई विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत से बड़ी संख्या में लोगों को अपने यहां आमंत्रित किया, जो आज अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इस तथ्य को कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सीमाओं को बनाने के माध्यम से पूंजी निर्माण की ये एक योजनाबद्ध रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। ये नए उन्नत अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक शक्ति या वैश्विक वित्तीय केंद्र की स्थिति का सपना आंशिक रूप से पूरा करने के लिए अपनी पूंजी विकास को बढ़ावा दे रही है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए श्रमिकों को तैयार कर रही है। इसलिए 1990 के दशक के अंत में वैश्विक और स्थानीय के बीच एक अंतर कम होता जा रहा है। अब वैश्विक मतलब एक ऐसा दृश्य है जो सारे दुनिया में फैला हुआ है। स्थानिक मतलब एक क्षेत्र तक सीमित है। अब वैश्वीकरण उस सीमित उत्पाद को विश्व स्तर पर ले जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विस्तार ने स्थानीय या क्षेत्रीय प्रगति को वैश्विक कार्यक्रम और वैश्विक कार्य क्षेत्र को स्थानीय या क्षेत्रीय प्रगति तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान की है। जिनकी पूंजी खतरे में थी उन्हें कल्याण को ध्यान में रखते हुए आयात निर्यात राजनीतिक गतिशीलता को सरल बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को नवीनीकरण किया गया। नागरिकता की पहचान करने वाले जो कारकों को नए अनुमोदन प्राप्त हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में निवेश करने वाले के लिए तीसरी दुनिया के स्थानीय बाजार नए आकर्षण में बदल गए। आर्थिक विकास की तेजी से बढ़ते प्रभाव के तहत स्थानीय बाजार को नई गति मिली, जिससे उदार पूंजीवाद कहा गया। राजनीतिक या सामाजिक संस्कृति राष्ट्रवाद की घटना वैश्विक बाजार में मुद्रा की स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। अब भी आर्थिक शक्ति का अनुक्रमण कायम है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों के संचालन को प्रभावित करता है। ऐसे माहौल में वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय विस्तार, निवेश, लाभ और कॉर्पोरेट विकास की चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता के कारण यात्रा और पर्यटन गतिविधियों में
वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वातावरण ने पर्यटन उद्योग और उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों पर कैसे और कितनी मात्रा में प्रभाव डाला। अब पर्यटन की बात करें। विश्व के आर्थिक सीमा और बाजार के विस्तार के बाद दुनिया भर में पर्यटन और यात्रा गतिविधियों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई गई है। बाजार के प्रभाव और वैश्वीकरण की आर्थिक शक्तियां नए युग में पर्यटन और यात्रा उद्योग को मजबूत समर्थन प्रदान कर रही है। नवीन सृजित पर्यटन और यात्रा उद्योग दुनिया भर के नागरिकों को आधुनिकतम और समय अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिनके पास अब यात्रा स्थल के रूप में भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी का स्वतंत्र प्रवाह और पर्यटन तथा यात्रा के लिए अन्य जानकारी और विकल्प उपलब्ध है। अब पर्यटन जो है ये विश्व की एक आर्थिक सीमा का एक विस्तृत बाजार बन गया है। अब पर्यटन यात्रा गतिविधियों, अब ये बात है कि एक देश जैसे अरब देशों में, खासकर दुबई की बात आप कर लें, तो एक पर्यटक केंद्र बन गया। इतने सारे लोग वहां यात्रा करते हैं, जहां पे आधुनिकता तकनीकी ऐसे उसका प्रयोग किया गया है कि लोगों को आकर्षित कर रहा है। पर्यटन अब कई देशों में के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आय और स्रोत बन गया है। 2007 और ये 500 अरब डॉलर का उद्योग था। आज पर्यटन छुट्टियों के समय की एक लोकप्रिय गतिविधि बन गई है। 2008 में दुनिया भर में 92.2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवक हुई है, जो 2007 की तुलना में 1.9% अधिक है। तो यदि पिछले 60 वर्षों के पर्यटक विकास को देखते हैं तो जो वर्ष 1950 में केवल 1 करोड़ था, वो वर्ष 2004 में बढ़कर 70 करोड़ हो गया है। ये एक बड़ा बदलाव यूरोप का पर्यटन जो गंतव्य के रूप में लगातार प्रभाव होना, और लेकिन पूर्वी एशिया और अमेरिकी देशों में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि हुई है। मोबाइल क्रांति और इंटरनेट जैसे दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक संचार विधियां भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संदर्भों में पर्यटन और यात्रा के लिए तात्कालिक और अवसर पर जानकारी प्राप्त करती हैं। पर्यटन और यात्रा के शौकीनों के लिए पर्यटन स्थलों के बारे में विभिन्न विकल्पों और प्रस्तावों की खोज करना और ऑनलाइन बुकिंग और अन्य व्यवस्था करना आसान हो गया है। यात्रा और पर्यटन के लिए विभिन्न वेबसाइटें बहुत कम कीमत पर कई अवसर प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे पर्यटन के लिए सभी सुविधाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है। मोबाइल क्रांति, अब जैसे छुट्टी है तुरंत कहीं घूमने के लिए निकलते हैं लोग, तो उसकी सूचनाएं, कहाँ जाना है, वहाँ पे आप क्या कैसे आप समय बिता सकते हैं, ये सब आपके मोबाइल में उपलब्ध हो जाती हैं। पर्यटन एवं यात्रा के इस विस्तृत होते इस संभावित प्रतिमान ने अभिव्यक्तिशील प्रणालियों और विकासशील प्रक्रिया के विशिष्ट विकास को प्रोत्साहित किया है, जिसके जरिए ये निरंतर विकसित, तात्कालिक तथा नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक हो सके। ऐसे ही एक प्रक्रिया अनुवाद है। आगे हम नए वैश्विक अभिव्यक्तिशील परिदृश्य में अनुवाद की गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अब अनुवाद इस पर्यटन में क्या, अनुवाद के बिना पर्यटन नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्यटन के लिए जो लोग जाते हैं वो उस देश के कम और बाहर के देश के लोग ज्यादा हो गए हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि विश्व के कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं जाकर उस स्थान को देखने के लिए बहुत प्रभावित होते हैं। भाषा भिन्न है, अब वहां अनुवाद की भूमिका प्रमुख है। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनुवाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था आमतौर पर दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भित करती हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित होती हैं। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था को वैश्विक समाज के रूप में और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थानीय समाजों के रूप में देखा जा सकता है, जो मिलकर वैश्विक परिदृश्य का निर्माण करते हैं।
इसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। वैश्विक और इस अर्थव्यवस्था को मानव जगती भूगोल और पारिस्थितिक को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये एक गलत धारणा है कि वैश्विक और शब्द की परिभाषा और प्रतिनिधियों को लेकर बड़ी विभिन्नताएं हैं। फिर भी इसमें कम से कम पृथ्वी के बाहर के संसाधनों या उपयोगिताओं का कोई विचार शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया की अर्थव्यवस्था को आमतौर पर मानव आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था को केवल मैट्रिक संबंध के संदर्भ में समझा जाता है। उन मामलों में भी जहां कुछ वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यांकन में मदद करने के लिए शक्तिशाली बाजारों की अनुपस्थिति होती है और स्वतंत्र शोध या सरकारी सहयोग प्राप्त न होने के कारण डेटा स्थापित करना कठिन होता है। इसके लिए एक विशिष्ट उदाहरण अवैध दवाएं और काले बाजार की अन्य वस्तुएं हैं जो किसी भी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, लेकिन इसके लिए परिभाषा के आधार पर कोई वैध बाजार नहीं है। अब यहाँ पे जैसे अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे भी हैं जो अवैध चीजें हैं या काला बाजार है, जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, लेकिन इसका कोई खास प्रमाण नहीं है कि इससे जो है अर्थव्यवस्था में विकास है, ऐसा नहीं है। तो जहां उद्योग का विकास है वहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। यहां तक ऐसे मामले में जिसमें मैट्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी बाजार है, जहां भी अर्थशास्त्री इस बाजार के मैट्रिक इकाई को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एकल इकाई में बदलने के लिए चालू व आधिकारिक विनिमय दर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि विनिमय दर दुनिया भर के मूल्यों को पूरी तरह स्पष्टतः प्रदर्शित नहीं करती, विशेषकर ऐसे मामले में जहां लेन देन की मात्रा या कीमत सरकार द्वारा तय होती है। इसके बजाय स्थानीय मुद्रा में बाजार मूल्यांकन आमतौर पर क्रिया शक्ति के विचार का उपयोग करके एकल मुद्रा इकाई में परिवर्तन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया नीचे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई, जो अमेरिकी डॉलर या यूरो के संदर्भ में वैश्विक गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है। अब व्यापार का माध्यम वैश्विक अर्थव्यवस्था को निर्धारित कर रहा है डॉलर और यूरो, अमेरिकन डॉलर और यूरोप का यूरो। इससे बाजार लेन देन संभव है। तो उदाहरण के लिए 701 बिलियन जनसंख्या में कितने लोगों की अर्थगतियां इस मूल्यांकन में प्रतिबिंबित होती है, स्पष्ट है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन और इसका प्रदर्शन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। तो डॉलर और यूरो की प्रमुख भूमिका है। 2011 में कुल घरेलू उत्पाद के आधार पर 20 खरब डॉलर, 12.5 खरब, 1.25 ट्रिलियन यूरो से अधिक के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्राजील और इटली शामिल हैं। जीडीपी खरीदार की शक्ति समानता के आधार पर 20 खरब, 2 ट्रिलियन डॉलर, 12.5 खरब, 1.25 ट्रिलियन यूरो से अधिक के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिकी, चीन, भारत, जापान, रूस, ब्रिटेन, ब्राजील और फ्रांस शामिल है। अब घरेलू उत्पादों में और उससे संबंधित व्यापारों में जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि है उसको हमने देखा है। नई सदी में अनुवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और उदार पूंजीवादी को परिभाषित करने, डिजाइन करने और संभावित रूप से नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूचना विज्ञान और दूर संचार नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैलती है। इस स्थिति में अनुवाद संपर्क और भी टिकाऊ हो जाता रहा है।
क्योंकि कई संगठन अन्य भाषाओं में उत्पादनों को प्रदर्शित करने, विदेशों में उपकरणों की आपूर्ति के लिए, जटिल प्रक्रियाओं और बाजार के भूगोल को समझने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुवादकों को नियुक्त कर रहे हैं। नए उद्योगों के उदय के साथ साथ पुराने अनुवाद एवं भाषा उद्योग पुनर्जीवित हो रहे हैं जो वैश्वीकरण को ज्ञापित करते हैं। हालांकि समीक्षकों ने इसे बाजार काल्पनिकता की संख्या दी है जो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के साथ साथ जारी है। बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू तथा वैश्विक बाजार अनुवादकों, दुभाषियों, टिप्पणीकारों की नियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। भाषा तथा अनुवाद के संबंध संस्थाओं को इन मांगों की आपूर्ति के लिए तथा अपनी साख बचाए रखने के लिए अपने पाठ्यक्रमों में सुधार लाना होगा और नए पाठ्यक्रम में पेश करने होंगे। भाषा एक अनुवाद संस्थाओं के साथ साथ सामाजिक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं समसामयिक राजनीति में भी अंतर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम विषय वस्तु को शामिल किया गया। तो अब आपने यहां देखा कि अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था, अब उसमें अनुवाद का महत्वपूर्ण है। अगर हम पर्यटन की बात करें या अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर बात करें तो अनुवाद के बिना संभव नहीं है। हर क्षेत्र में जब विश्व की बात होती है वहाँ एक भाषा से काम नहीं चलता। एक भाषा से विश्व का विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब वो दूसरे विश्व के साथ, मतलब दूसरे देश के साथ जब वो विश्व के स्तर पर संपर्क करता है तो इस देश की भाषा उस देश की भाषा को जानने में हर एक व्यक्ति के संपर्क के माध्यम में अनुवाद प्रमुख भूमिका निभाता है। अब कुछ उदाहरण हैं अनुवाद के लिए। द एक्स्ट्रा बिट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। Nobody wants accidents till they happen. Most of the accidents are attributable to failure of drivers, station staff and gatemen, but these very people deal with innumerable trains day in and day out with perfect safety. What further needs to be done? The answer is a little drill to check up all the relevant factors and not take them for granted. Some instances are given below. 1. Drivers and firemen must repeat the signal aspect to each other as soon as the signals are visible. This will ensure not only that they have seen the signals, but they have seen them correctly. Similarly, when there is a speed limit as in entering a loop, the driver and fireman must repeat to one another the actual speed at which the train is moving over the restricted portion. This will ensure that the speed limits are actually and correctly observed. 3. The station masters and ASMs must go out and physically see that the line on which a train is to be received is free from giving orders for signals to be lowered for receptions of a train on that line. Number 4. The cabin man and the liverman must look at the line to make sure that it is free before actually pulling the lever for reception of a train and further follow up to see that the signal has properly responded. Number 5. The line jamadars and pointsmen must carefully look at the line labels and badges and check the line number as indicated therein and not merely go by the verbal instructions. Number 6. The pointman must not only pull the lever to set the points but must also even time look at the points at the setting them to make sure that they have been correctly set. Number 7. When you want to cross a line, look on either side to make sure that there is no movement going on which may be endangered safely. These are only some of the routine exercises. Even one who deals with safety can devise for himself simple exercise which will ensure that no important items of safety is neglected at any stage. In a very short time, this will become second nature requiring on liberated efforts. इसका हिंदी में है, रेल दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि दुर्घटनाएं हों, फिर भी ये होती रहती।
बहुत सी दुर्घटनाएं ड्राइवर, गेटमैन तथा स्टेशन कर्मचारियों की भूल से ही होती हैं, किंतु ये लोग सैकड़ों गाड़ियों पूर्ण सुरक्षा के साथ नित्य ही चलते हैं। तो इस संबंध में आगे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर ये है कि ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए कि कोई त्रुटि ना रह जाए। केवल ये जानकर कि मुझे ये पता है संतोष नहीं करना चाहिए। अभ्यास की तरह के हो ऐसे उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। 1, जो ही सिग्नल दिखलाई देने लगी, ड्राइवर और फोरमैन दोनों एक दूसरे को सिग्नल के संकेत के बारे में बताएं। इसे केवल इतना ही इत्मीनान नहीं होगा कि वह सिग्नल देख चुके हैं, बल्कि यह भी पक्का हो जाए कि उन्होंने सही रूप से मिलन। इसी प्रकार जहां कभी भी गाड़ियों की गति सीमित करने के निर्देश हैं, मैंने सूप लाइन में घुसते समय वहां ड्राइवर और फायरमैन को एक दूसरे को बताना चाहिए कि सीमित गति वाले मार्ग पर गाड़ी किस गति से जा रही है, जिससे यह बात की पुष्टि होगी कि सीमित गति के प्रतिबंध का वास्तविक और सही रूप में पालन हो रहा है। नंबर 3, स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर को किसी लाइन में गति आगमन के बाद स्वयं जाकर देखना चाहिए कि जिस लाइन में गाड़ी को आना है वो बाधा रहित है। नंबर 4, केबलमैन और लिवरमैन को किसी गाड़ी के आगमन के लिए लीवर खींचने के पहले लाइन देकर ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि लाइन बाधा रहित है। बाद में फिर ये भी देखना चाहिए कि सिग्नल सही संकेत दे रहा है। नंबर 5, लाइन जमादार तथा पैटमैन को लाइन लेबल तथा बैज सावधानी से अवस्थ देख लेना चाहिए तथा उन पर दिए गए लाइन नंबर की जांच कर लेनी चाहिए। केवल मौखिक आदेशों पर ही नहीं चलना चाहिए। नंबर 6, पैटमैन को कांटा सेट करने के लिए केवल लीवर ही उल्टाना खींचना नहीं चाहिए, बल्कि उससे उन्हें यह देखकर इत्मीनान कर लेना चाहिए कि कांटे सही तरह पर लग भी गया है। नंबर 7, जब आप किसी लाइन को पार करना चाहते हो उस समय दाएं और बाएं दोनों तरफ ये देख लीजिए कि लाइन पर गाड़ियां तो नहीं चल रही हैं जिनसे खतरे की संभावना हो। नित्य बरतने योग्य सावधानियों में से कुछ के उदाहरण ऊपर दिए गए हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध सुरक्षा से है स्वयं ही और ऐसे ही अभ्यास निकाल सकते हैं जिनके द्वारा किसी भी स्थिति में सुरक्षा का कोई भी प्रमुख अंग उपेक्षित ना हो। बहुत ही थोड़े समय में उनकी नित्य की ऐसी आदत बन जाएगी और इसके लिए उन्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो यह अभ्यास के लिए आप इसको अभ्यास करें और ताकि आप एक सफल अनुवादक बने। अभ्यास से आपकी अनुवाद कला में विकास होगा। संदर्भ पुस्तक एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक अध्ययन, MTT 18 IGNOU, पृष्ठ संख्या 141 और 143। अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर प्रसिद्ध कई अन्य प्रकाशन। हिंदी में सरकारी कामकाज, बुक ऑन नोटिंग ड्राफ्टिंग, ऑफिस प्रोसीजर हिंदी, राम विनायक सिंह हिंदी प्रचार संस्था वाराणसी से। पृष्ठ संख्या 194 से 195। तो आशा है कि आप इन सब के से ली गई सामग्री संदर्भ के रूप में उसको जिस तरह से मैंने प्रस्तुत करके व्याख्यान प्रस्तुत किया है उससे आप संतुष्ट होंगे और आपको व्याख्यान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।